अभी आ रही है? ओके। तो हम करने जा रहे हैं चैप्टर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मैनेजमेंट को रोकना है, तो ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। अब क्या क्या क्वेश्चन आए हैं तब तक मैं उसी को रीड कर रहा हूँ। मैं चैप्टर तो पढ़ चुका हूँ। अब मैं पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ। State the condition which must be satisfied before the filing of petition under Section 241 of Companies Act 2013 for prevention of operation। prevention of operation आप कंडीशन बताओ जो क्या करना है आपको सेटिस्फाई करनी है बिफोर फाइलिंग द एप्लीकेशन, बिफोर फाइलिंग द पिटीशन अंडर सेक्शन 241। तो आपको कौन कौन सी कंडीशन है सेटिस्फाई करनी है? तो भैया जो एप्लीकेशन होती है, पहली तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने होने चाहिए, वो 100 होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल होना चाहिए। ओके। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भैया कंडीशन बताओ कि क्या कंडीशन होनी चाहिए 241 में कि आप क्या कर सकते हो, आप पिटीशन कर सकते हो। तो पहला जब मेंबर करता है, तो मेंबर जब करते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया वो जो अफेयर था कंपनी का वो कंडक्टेड इस मैनर में हो रहा है जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, ना तो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ना तो शेयर होल्डर और प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ना तो कंपनी है, ना तो पब्लिक इंटरेस्ट में है, ना तो पब्लिक इंटरेस्ट में और ना ही एनी अदर मेंबर के इंटरेस्ट में है। तो वो इस बेस पे एप्लीकेशन, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरा, जो कोई चेंज हुआ है, मटेरियल चेंज हुआ है, जो चेंज किसके फेवर में नहीं है, किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना तो क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है जो चेंज हुआ, इसमें नहीं है, किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है। और मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट में चेंज हुआ, मटेरियल चेंज हो गया, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो था कंपनी का, रिजल्टिंग द अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ क्लास और क्लास ऑफ मेंबर। पहले जो भी मटेरियल चेंज हुआ वो उसके फेवर में नहीं है, किसके इंटरेस्ट में नहीं है, ना तो क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में नहीं है, इसके कंपनी में। जो मैनेजमेंट में कंट्रोल हुआ, जो कंट्रोल चेंज हुआ, और कंट्रोल भी चेंज हुआ, मतलब कोई भी चेंज हो सकता है इंक्लूडिंग कंट्रोल। अब कंट्रोल में चेंज हुआ तो इसकी वजह से जो कंपनी का अफेयर थे इस तरीके से कंडक्ट हो रहे थे जो अफेक्ट कर रहे थे मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर, तो वो अप्लाई कर सकते हैं ट्राइब्यूनल को। और थर्ड केस तब आता है जब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती है, 241 में एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती है कि भैया जो कंपनी का अफेयर है वो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक नहीं है, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट में है। जो जो कंपनी का अफेयर है वो प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, जो कंपनी का अफेयर है प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। फिर प्रोवाइडेड एप्लीकेशन जो करी है उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब करना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है 241 में कि वो एप्लीकेशन कर सकती है कि भैया मेरे को पिटीशन डालनी है कि इस कंपनी में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो वो बोलेगा कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये पब्लिक इंटरेस्ट में प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, बस नथिंग, और कुछ नहीं है। और इनिशिएट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खुद इनिशिएट कर सकती है, बट आंसर में बस इतना ही लिखा हुआ है। अब मेंबर्स का कोई मटेरियल चेंज हो, मेंबर्स में बोल रहा है कि भैया प्रिजुडिशियल टू मेंबर्स है और इंटरेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स है, बाकी चीजें हैं ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। मैनर मतलब सेम ही है, अफेयर ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। और सेम ये मेंबर बोलते हैं कि कंट्रोल चेंज हो गया जिसका कोई वो फेवर नहीं है ना, मतलब कि उसके सब अगेंस्ट में है। जो कंट्रोल चेंज हुआ है, इफेक्टिव कंट्रोल चेंज, मटेरियल चेंज हुआ है, तो किसी के फेवर में, ना क्रिएटर के फेवर में, ना मेंबर के फेवर में, ना क्लास ऑफ मेंबर के फेवर में। और जो कंट्रोल चेंज हुआ है वो मैनर मैनर टू द, अरे यार ये क्यों नहीं हो पाता, मैनर कंडक्टेड इन अ मैनर जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो क्या कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल को कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो कंपनी का अफेयर कंडक्ट हो रहा है इन अ मैनर, इन इस मैनर में जो प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल ऑफ ओएमपी लिमिटेड, एक कंपनी है उसका, तीनों बता दिए, इशूड भी, सब्सक्राइब भी और पेड अप भी, मतलब जितने उसने
इशू करे उतने सब्सक्राइब हो गए, उतने पेडअप हो गए। 5 करोड़ की है, कंसिस्टिंग 50 लाख। 50 लाख कितने शेयर्स हैं? 50 लाख शेयर्स है और 10 रुपए के हैं, ठीक है। ये तो कंपनी है 700 मेंबर, 700 मेंबर है, ठीक है। द पिटिशन वॉज मेड द पिटिशन वॉज मेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्या करा? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को पिटिशन करा, ड्यूली साइन बाय 80 मेंबर होल्डिंग 2 लाख 50,000 इक्विटी शेयर। मैं एक बार रीड कर लेता फिर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये है कि भैया ये सारी चीजें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल सब बता दी। अब उसमें से कितने 700 मेंबर में से कितने ने करी? 80 मेंबर, 700 में से 80 मेंबर ने करी कि एप्लीकेशन करी, जिन्होंने होल्ड कर रखे थे कितने 2.5 लाख इक्विटी शेयर। उन्होंने वो एप्लीकेशन करी कि भैया हमें क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ कि भैया 20 ने क्या कर लिया? अपनी कंसेंट विदड्रॉ कर ली। अब देखो यहाँ पे आंसर इसका ये है, अगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन सा? अगर जिसको ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में रिलीफ चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम कितने मेंबर करें? एटलीस्ट इसमें से कम इतना होना चाहिए, और सबसे लोअर जो होगा तो 1/10 ऑफ द मेंबर, 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, और 100 मेंबर इसमें से जो लोअर होगा। अगर मैं 700 का 1/10 करता हूँ मेंबर का, डिवाइडेड बाय 10, तो 70 मेंबर आते हैं। 70 कम से कम करने चाहिए, उन्होंने 80 से करा, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन चलो एक्सेप्ट हो गई। फिर बाद में उन्होंने कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो भाई अगर बाद में कंसेंट विड्रॉ कर ली कोई दिक्कत नहीं है, ये एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे ये था, तो मतलब कि ये वैलिड है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि वहां पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही बोला था मैंने, बस एक चीज मिस कर दी थी वहां पे। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/5 ऑफ द मेंबर ले लेंगे वहां पे, ठीक है। 1/5 ऑफ द मेंबर है कि कंट्रीब्यूशन? लेट मी चेक दिस। अरे यार इधर ही है। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक एक ग्रुप है XYZ में, मेंबर का ग्रुप है XYZ में, उन्होंने पिटीशन फाइल करी एनसीएलटी को, ये कहते हुए कि भैया ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है। तो पिटिशनर जो थे जिन्होंने पिटीशन करी थी वो 20% कर रखे थे। एक कंडीशन थी हमारी 100 मेंबर, 1/10 ऑफ द मेंबर, और 1/10 ऑफ द शेयर, टोटल शेयर, और इशूड शेयर कैपिटल, और इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब भी नहीं बोली और पेडअप भी नहीं बोली, इशूड बोली है, ध्यान रखना। तो ठीक है, 20% इशूड शेयर कैपिटल है उनके पास। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जब पिटीशन चल रही थी पेंडेंसी पे, सब पिटिशनर ने क्या करा? 5% जिन्होंने होल्ड कर रखे थे कंपनी के, वो डिसएसोसिएट हो गए। किससे डिसएसोसिएट हो गए? जिन्होंने एप्लीकेशन पिटीशन फाइल करी थी, ठीक है। एंड दे अलोंग, वो किसके साथ हो गए? मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर के साथ हो गए। और फिर उन्होंने सबमिट करी एक पिटीशन एनसीएलटी को, ये कहते हुए कि भैया ये डिसमिस कर दो, ये इनकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दो, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट आप नन अवेलेबिलिटी है, डिसमिस कर दो अंदर नन अवेलेबिलिटी। अब देखो सिंपल सी बात है, ये वही सिचुएशन आ गई। अगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहे हो तो जरूरत नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या करना पड़े, आपको पिटीशन कंप्लीट करना पड़े, तो ये एट द टाइम ही होनी चाहिए, आप उसके बाद कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पिटिशनर ग्रुप होल्ड 20% ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, दस द सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, हैव राइट टू अप्रोच एनसीएलटी, उनके पास राइट है। मोर ओवर सच एप्लीकेशन शैल रिमेन वैलिड, मेरे को ये आंसर में लिखना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन है रिमेन वैलिड रहेगी। तो फालतू की चीजें नहीं लिख रही, जो एप्लीकेशन है रिमेन वैलिड रहेगी। तो ये नहीं बोलना कि ये नहीं होगा, तुझे ये बोलना है कि ये वैलिड है, बस ये वैलिड है। The fact of the some applicant have subsequently withdrawn their consent, despite भले ही फैक्ट क्या है, भले ही द फैक्ट दैट द सम एप्लीकेंट ने क्या कर लिया? अपनी सब्सिक्वेंट विड्रॉ कर ली हो। अच्छा, यही मई 22 में भी आया था सेम कंसेंट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे प्रोविजन वही वाला लिखना है जो हमने लास्ट में बोला था, रेफर 2080, यही बोल रहा है, हाँ यही वाला प्रोविजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैया कुछ सर्टेन मेंबर जो कंपनी के हैं वो फील कर रहे हैं भैया जो कंपनी का अफेयर है वो मिसमैनेज है,
तो मेंबर ने क्या करा, डिसाइड करा कि भैया हम किसके पास जाएंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके पास जाएंगे और कंप्लेनिंग करेंगे मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में। तो बताओ कि क्या मेंबर एप्लीकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इतने मेंबर कर सकते हैं। अब वो प्रोविजन छाप दो पूरा का पूरा, ठीक है। 1/10 और 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, लेट मी चेक दिस अगेन। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, 1,000 इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और 1/5 इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, 1/5 ऑफ द मेंबर। अब ये देखो, अब इसने पूछा, पहले तो आपने बता दिया कि भैया मेंबर एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये बताओ कि ये जो एक्ट है, कौन से जो नीचे लिखे हुए हैं, क्या वो मिसमैनेजमेंट है? पहला, कंटिन्यू कर रहा है डायरेक्टर जिसका ऑफिस एक्सपायर हो गया है, ऑफिस एक्सपायर हो गया है उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहा है, एंड और फाइट कर रहा है कंटिन्यू अमंग देम, तो भैया अगर लॉ का कंप्लाई नहीं करता ये मिसमैनेजमेंट होता है। और नन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये मिसमैनेजमेंट नहीं है। तो पहला वाला मिसमैनेजमेंट, दूसरा वाला नहीं है। तो कंटिन्यूशन ऑफ डायरेक्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टर्म इन फाइटिंग अमंग द हेल एक्ट एज मिसमैनेजमेंट, शीशु रंजन दत्ता वर्सेस भोलेनाथ पेपर्स हाउस लिमिटेड। और दूसरा, नन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट लीड टू डिवैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नॉट एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, और ये मिसमैनेजमेंट भी नहीं है। कौन सा? आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो। लेट मी चेक दिस, क्या पता कहीं एग्जांपल लिखा हुआ बुक में। नहीं, जो इन्होंने क्वेश्चन लिखा है इसमें, इसमें तो नहीं है, बट हमने जो पढ़ा हुआ है वही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन भाई थे, इन्होंने कंपनी चलाई, मस्ती ओपन करी, एओए के अकॉर्डिंग अपनी 100 शेयर्स ले लिया, तीनों लोगों ने इक्वली। फिर जब कंपनी प्रॉफिट कर रही थी भैया, इन्होंने और फर्दर शेयर्स अलॉट करे अपने लिए, और शेयर फर्दर अलॉट करे। भैया देख रहे हैं कि भैया कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है, तो ए और बी ने डिसाइड करा कि भैया हम क्या करते हैं, हम दोनों और शेयर्स इशू कर लेते हैं और सी को छोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अपने शेयर्स इशू कर लिए और सी को इश्यूज नहीं करे, तो उन दोनों के शेयर्स इंक्रीज हो गए 60% तक और 90% तक 60 से 90 हो गए। और बाकी जो था सी, उसका जो परसेंट था उसका 10 हो गया। और उन्होंने साथ में क्या करा, उसको नोटिस भी सेंड नहीं करा और उसको सी को निकाल फेंका। तो अब क्या हुआ, तो भैया हमसे पूछ रहा है कि क्या उसके पास रेमेडी क्या है, और उससे हमें बताना है कि भैया कि अगर उसे सजेस्ट करो कि कौन सा रिलीफ मिलेगा, क्लेम कर सकता है फाइलिंग इस केस। तो पहली बात है, ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस है, क्योंकि अगर आप क्या करते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आता है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आता है विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, तो इज क्लियर केस ऑफ ऑपरेशन। और आपने नोटिस नहीं सेंड करा, किसको? नोटिस ना सेंड करना ये ऑपरेशन का केस आता है। अगर नोट शॉर्ट नोटिस सेंड करना ये ऑपरेशन नहीं है, तो नोटिस ना सेंड करना ये ऑपरेशन कहलाता है। अब इसमें केस में क्या हुआ भैया, इसका ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हुआ, तो केस फाइल कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो अब प्रेजेंट केस में क्या हुआ, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन्होंने क्या लिखा। इशू के अगर फर्दर शेयर्स इशू करना ऑपरेशन है, फर्दर शेयर्स इशू करना ऑपरेशन है, प्रोवाइडेड दैट इशूइंग फर्दर शेयर वाज बेनिफिट ऑफ वन ग्रुप, बट वो क्या सिर्फ एक ग्रुप के लिए बेनिफिट होना चाहिए, टू द डिटरमेंट ऑफ अदर, वो दूसरे के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो फर्दर इशू ऑफ शेयर मस्ट बी बेनिफिट ऑफ द कंपनी, फर्दर शेयर कंपनी इशू करना बेनिफिट ऑफ द कंपनी है। अगर डायरेक्टर यूज करता है अपनी फिड्यूशरी पावर इशू करने के लिए फॉर द extraneous purpose like maintenance or acquisition of control over the affair of the company, it would amount to operation। ये क्या बोला जाएगा ऑपरेशन का, अगर वो करके और वो किस लिए लेता है, मेंटेनेंस करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, तो इसे ऑपरेशन बोला जाएगा। एक और बात बोलो, अगर वो फर्दर शेयर इशू करता है किस लिए, अपनी पावर का यूज करके मेंटेनेंस करने के लिए और एक्विजिशन करने के लिए, तो इसे बोला जाएगा ऑपरेशन। इट इज नॉट ओपन द डायरेक्टर टू इशू अलॉट शेयर्स इन अ मैनर बाय व्हिच एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर इज रिड्यूस इन अ माइनॉरिटी। ये अलाउड नहीं है कि आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दो। If the shares are distributed, existing majority of the shareholder and not bona fide, अगर वो आप existing shareholder को issue कर रहे हो शेयर और वो bona fide नहीं है, it amount to operation, ये ऑपरेशन हो जाएगा। अगर existing shareholder को आप शेयर्स इशू कर रहे हो और वो bona fide इशू नहीं है, तो ये अमाउंट टू ऑपरेशन हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, फर्दर इशू कर दिया किसने, ए और बी ने, विदाउट द साइमल्टेनियस ऑफर टू सी, बिना सी को ऑफर करे। उससे पूछते तो भैया तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए, तो ऑन अ प्रो राटा बेसिस,
तो सच सिंगल एक्ट इशू फर्दर शेयर्स हैव कंटिन्यूअस इफेक्ट, इसका क्या होगा, कंटिन्यूअस इफेक्ट होगा, ऑपरेशन के लिए आपको कंटिन्यूअस इफेक्ट चाहिए, एंड सो अमाउंट ऑफ ऑपरेशन स्पेशली इफ द बोर्ड व्हिच हैज फर्दर शेयर्स अलॉटेड विदाउट द कंप्लाइंग द प्रोविजन रिक्वायर 173 173 में नोटिस, and the member who not offered further was also removed from the directorship, जिसने ऑफर नहीं करे फर्दर शेयर वाज आल्सो रिमूव, उसको रिमूव कर दिया जाएगा डायरेक्टरशिप से 5 साल के लिए, और जब तक ट्राइब्यूनल से क्या नहीं लेते, हम लीव नहीं लेते, तब तक आपको नहीं करने दिया जाएगा। Therefore, she could file an application with NCLT for claiming relief from operation। तो ये क्लेम कर सकता है ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये मई 2012 में आया। 60% शेयर्स एक फॉरेन कंपनी ने ले रखे हैं, फ्रेंच ग्रुप है, और बैलेंस इंडियन कंपनी ने, ठीक है। 60% फॉरेन कंपनी के पास, बैलेंस इंडियन कंपनी के पास है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कहता है दोनों के पास इक्वल मैनेजमेंट पावर है, इक्वल मैनेजरियल पावर है, ठीक है। जो रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप था वो सोड हो गया और ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रीच डेडलॉक, मतलब कि दोनों के रिलेशन मतलब खराब हो गए और ऑपरेशन एकदम से डेडलॉक हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। लेट मी चेक दिस। ओके, तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है? डेडलॉक का मतलब होता है कि एक जो एग्रीमेंट था वो आर्ग्यूमेंट में चेंज हो गया, और एक जो पार्टी है ना वो इसकी बात ना इसकी डिमांड मान रहा है, और ना वो पार्टी इसकी डिमांड मान रही है, ना ये पार्टी उसकी डिमांड मान रहा है, ना वो पार्टी इसकी डिमांड मान रही है, तो ये डेडलॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इंडियन ग्रुप ने अप्रोच करा एनसीएलटी को फॉर द एक्शन कि भैया हमें ऑपरेशन हुआ है, स्टेटेड 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो वेदर द कंटेंशन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट द फ्रेंच कंपनी इंडियन स्टैंडेबल, नहीं भैया बिल्कुल। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन कब होता है? आपको प्रूव करना पड़ता है कि क्या हुआ है, सीव्ड इम्पैक्ट हुआ है, मतलब प्राइमा फेसी होना चाहिए कि डिग्री ऑफ ऑपरेशन इज सीव्ड दैट जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड फॉर वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। नहीं समझ आया? एक एप्लीकेशन फॉर सीकिंग रिलीफ, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो एप्लीकेशन चाहिए तो आपको एक प्राइमा फेसी देनी पड़ती है केस की कि जो डिग्री ऑफ ऑपरेशन है बहुत सीवर है, बहुत सीवर है, सो दैट देयर इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। क्या है? जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है कि भैया कंपनी बंद हो जाएगी। डिग्री ऑफ ऑपरेशन क्या है कि सीवर है और जिसकी वजह से जस्ट एन इक्विटेबल कंपनी बंद हो जाएगी। अब एज पर द आर्टिकल ऑफ बोथ द इक्वल मैनेजरियल पावर, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अब आंसर में पढ़ाऊँ तो ठीक है, एन एप्लीकेशन सीकिंग एनसीएलटी प्राइमा फेसी होनी चाहिए कि भैया जो ऑपरेशन है बहुत सीवर है, और क्या होगा इसका, सीवर है और देयर इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अब पहले का आंसर में दे रहा हूँ, पहले का वो ये जो उसने ऑपरेशन के लिए बोला है वो सही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो बोथ द कंपनी हैज इक्विटेबल मैनेजरियल पावर, दोनों के पास मैनेजरियल पावर है। देयर हैज बीन डेडलॉक, ये क्या हो गया, देयर में भी डेडलॉक हो गया, बट नॉट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन नहीं है। इट इज नॉट अ केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, ये वाइंडिंग अप केस, वाइंडिंग अप का केस नहीं है। नॉट सो रिलीफ अंडर सेक्शन इज नॉट अवेलेबल, तो ये रिलीफ अवेलेबल नहीं होगी। द कंटेंशन ऑफ इंडियन ग्रुप फॉरेन कंपनी एक्टिंग एज मैनेजर ऑफ नॉट टेनेबल, जो कंटेंशन है इंडियन कंपनी का अगेंस्ट उसके ये मैनेजर टेनेबल नहीं है। और पावर ऑफ एनसीएलटी, पावर क्या है, सेकंड इसने क्वेश्चन, व्हाट आर द पावर ऑफ एनसीएलटी इन दिस रिगार्ड, तो वो क्या कर देगा, उससे बोल देगा कि भैया तू इसका शेयर ले ले या तू उसके शेयर ले ले, ठीक है। वो ये बोल देगा। एनसीएलटी ऑर्डर कर सकता है फॉरेन कंपनी को बाय आउट द माइनॉरिटी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप को ले लो शेयर होल्डिंग एट द फेयर प्राइस विद नेसेसरी परमिशन, आप क्या कर लो, माइनॉरिटी ग्रुप के शेयर्स बाय कर लो विद नेसेसरी परमिशन के साथ। और दूसरा क्या कर सकता है, हाउ अगर डेडलॉक, देयर वाज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट, अगर डेडलॉक हो गया प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में डेडलॉक डेडलॉक हो गया, तो वो बोलेगा बोथ पार्टी को, और बोथ पार्टी क्या हो गई, फेल हो गई, फेल हो गई, बोथ पार्टी फेल हो गई कि भैया वो एक दूसरे के शेयर बाय नहीं कर सकते, तो वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। क्या कर देगा, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देगा। जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज, जस्ट एन इक्विटेबल क्लॉज, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होता है खत्म। तो जो गिवन केस इन द बोथ एक्सरसाइज फेल हो जाते हैं ऑप्शन, कंपनी क्या हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं। इसमें क्या है,
कि भैया कंपनी की पेड अप शेयर इशूड और सब्सक्राइब के कितनी है, इतनी है 2 करोड़ की, जिसमें 20 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए की ईच है, 800 मेंबर है टोटल, जिसमें से 90 ने फाइल करी एप्लीकेशन, और जिनके पास 10 लाख इक्विटी शेयर है और 30 नंबर बाद में छोड़ के चले गए। तो क्या ये वैलिड एप्लीकेशन? बिल्कुल वैलिड है। 1/10 और 1/10 मेंबर होंगे और एटलीस्ट 100 मेंबर और 1/10 और 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल होगा। इसमें जो लोअर होगा तो एप्लीकेशन वैलिड हो जाएगी, तो इस केस में वैलिड है। और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं तो भले ही वो कहाँ से चले जाए, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद कंसेंट ले ले अपनी, तो ये स्टिल वैलिड रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। दैट्स इट, खत्म। हाँ, यहाँ पे ये लाइन लिख लेना, क्या जो विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग वो विड्रॉ कर लेते हैं कंसेंट, तो डज नॉट अफेक्ट द मेंटेनेबिलिटी, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा। देयरफॉर जो पिटीशन है वो वैलिड है डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट भले ही who signed the petition has withdrawn their consent subsequently, भले ही बाद में उन्होंने कंसेंट अपनी विड्रॉल कर ली हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें बताना है कि मेरिट्स क्या है फॉलोइंग पिटीशन, अगर हमने 241 और 242 में करी तो इन लाइट द जुडिशियल, एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर ने 20% ने क्या करा है, पिटीशन फाइल करी है, तो भैया आपको प्रोविजन वही लिखना है 10 क्या 1/10 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये पिटीशन फाइल तो कर दी उन्होंने, और वो फेल हो जाएंगे अगर वो एनसीएलटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि भैया उनके ऊपर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेस्ड हुए, और ये प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड पब्लिक इंटरेस्ट में है, प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है। और दूसरे केस में क्या बोला है, दो ग्रुप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, तो उसमें क्या हुआ है कि भैया देखो, अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, आप ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि भैया सिर्फ माइनॉरिटी ही कर सकती है, आप मेजॉरिटी में एप्लीकेशन कर सकते हो, बट उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो अप्रेस्ड हुए हैं। अगर वो एनसीएलटी सर्टिफाई नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन है थोड़ा सही है, बढ़िया मस्त गजब। आपको ये सारे फॉलोइंग आंसर देने। एक ग्रुप ऑफ कंपनी ने होल्डिंग जिसने 20% इशूड शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है, उन्होंने क्या करा, पिटीशन फाइल करी ट्राइब्यूनल को इन द फॉलोइंग सिचुएशन में। अब 20% है तो ठीक है, 100 1/10 और 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, 20% कर रखी है शेयर कैपिटल की, तो ठीक है फाइल कर सकते हैं। किस लिए करा, वेरियस इलीगेशन इनवैलिड ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द वेरियस नेम ऑफ द कंपनी, फिर लॉस इनकर्ड हुआ है मिसमैनेजमेंट और नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिस्पेच। चलो नॉन डिक्लेरेशन तो है ही नहीं, अब ये बताओ जो लॉस इनकर्ड हुआ है मिसमैनेजमेंट की वजह से, बिल्कुल कर सकते हो, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बट ये 241 सेक्शन इन्वोक नहीं होगा जब तक कि आप ये प्रूफ नहीं कर सकते ये जो मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन हुआ है इन अ मैनर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, पब्लिक और मेंबर्स के लिए, तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होगा। और सेम लॉसेस के केस में भी ये ऑपरेशन नहीं है जब तक वो प्रूफ नहीं कर देते, और सेम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये ऑपरेशन नहीं है जब तक वो प्रूफ नहीं कर देते। तो जब तक वो प्रूफ नहीं कर देते कि ट्राइब्यूनल को कि ये जो कंप्लेन उन्होंने करी इन द पिटीशन और ऑपरेशन और प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड द पब्लिक इंटरेस्ट, तब तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। इन्वोकिंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट, एंटर कर लिया तो ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, इन्वोक कर देगा अनलेस दे प्रूव दैट द ऑपरेशन ऑपरेसिव टू एनी शेयर होल्डर प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, यही लिखना है प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, नवंबर 18 का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या हुआ है कि भैया देखो, एक कंपनी जिसमें 6 मेंबर हैं और मिस्टर श्रीनाथ डायरेक्टर है, और ऑल्सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, किसके, डिजीज शेयर होल्डर के, जिसने 1/10 से ज़्यादा की शेयर होल्डर क्या कर रखी, 1/10 से कम की शेयर होल्डर ले रखा था, उसने रिलीफ के लिए और क्या करा, एप्लीकेशन करी। तो अब बताओ कि ये जो इसने एप्लीकेशन करी है क्या है, वैलिड है। अब एप्लीकेशन तो वही कर सकता है 1/10 ऑफ द मेंबर, और 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल, और 100 मेंबर तो भूल ही जाओ,
तो ये 10th 1/10 तो आएगा ही, ठीक है। अब कोई भी मेंबर कंप्लेन कर सकता है कि भैया जो कंपनी का अफेयर है वो कंडक्टेड इन अ मैनर, इस मैनर में कंडक्ट हो रहा है जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और मेंबर है और पब्लिक है, इन अ मैनर प्रेजुडिशियल पब्लिक इंटरेस्ट में, और इस मैनर में ऑपरेसिव टू हिम और एनी अदर मेंबर इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और कोई मटेरियल चेंज होता है जो इंटरेस्ट में नहीं होता, किसके, क्रेडिटर के, डिवेंचर होल्डर के, जो कोई चेंज होता है, मटेरियल चेंज होता है, वो इंटरेस्ट में नहीं होता, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर और मैनेजमेंट हुआ, और कंट्रोल ऑफ द कंपनी अल्ट्रेशन हो गया बोर्ड में, और क्या हो जाता है, मटेरियल चेंज होता था कंट्रोल में, कंट्रोल भले ही अल्ट्रेशन ऑफ बोर्ड हुआ, या तो मैनेजर का हुआ, या तो ओनरशिप का चेंज हुआ, कंपनीज का शेयर, और नो शेयर कैपिटल इन इट्स मेंबरशिप, तो इन अदर मैनर व्हाटसोएवर एंड बाय रीजन ऑफ सच चेंज इज लाइकली दैट अफेयर ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ, तो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका आंसर तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, कोई रीज़न ही नहीं लगा, प्रोविजन ला वो लिख दिया बस, हो गया, नहीं कर सकता। पसंद नहीं आया मेरे को ये आंसर, बिल्कुल नहीं पसंद आया। ओके, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सभी की तरह सेम है, बस इसमें एक डिफरेंस है, ये कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाते, कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाते तो हम भैया पहले पूरा लॉ लिखते हैं, फिर हम बोलते हैं हाँ ट्राइब्यूनल क्या कर सकते हैं, इन्होंने कंडीशन नहीं कर सकते, बट ट्राइब्यूनल चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है ये कंडीशन को, तो अगर मान लो उसने वेव ऑफ भी कर लिया तो हम ये तो जो ये लॉस है ये ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट नहीं है, और जो नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है ये भी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट नहीं है, तो ये रिलीफ नहीं मिल सकती उनको, ठीक है। इतना ही है इस केस में, दैट्स इट। ये जनवरी 21 का क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से कर दोगे। देखो कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल करी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस से, और ट्राइब्यूनल ने क्या करा, एक डायरेक्टर को धक्के मार के निकाल दिया डायरेक्टर को, तो फिर डायरेक्टर क्या बोल रहा है, भाई साहब मेरी तो टेन्योर ही खत्म नहीं हुआ था, आप मुझे धक्के मार के नहीं निकाल सकते, आप निकालोगे तो मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, कह रहे, तो कंपनी ने कंपनसेशन नहीं दिया उसको, तो अब बताइए। और फिर उस कंपनी क्या बोल रही है, हम कंपनसेशन तो नहीं देंगे, बट अब 3 साल बाद आ जाना, क्योंकि कूलिंग पीरियड होता है 3 साल बाद आ जाना और हम आपको अपॉइंट कर लेंगे। अब बताओ ये क्या, ये सही है? बिल्कुल गलत है। अगर ट्राइब्यूनल ने निकाल दिया तो 5 साल तक कहीं अपॉइंट नहीं हो सकता, 5 साल तक कहीं अपॉइंट नहीं हो सकता, और दूसरी बात उसको कंपनसेशन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो आंसर यही है। लेट मी चेक दिस, पहले मैं रीड कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन भैया है तो नवंबर 21 का, ठीक है। आंसर भी मैंने ठीक ठाक बोला है, सही, गलत तो नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि उसको 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसको अपॉइंट होना है तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल से लीव लेनी पड़ेगी, और क्या है, हाँ, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर जिसका, पहले मैं थोड़ा सा लॉ पढ़ देता हूँ, जो ऑर्डर दिया है ट्राइब्यूनल ने, तो कोई राइज नहीं देगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा आपको, किसी कंपनी को, किसी पर्सन को डैमेज नहीं मिलेगा, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा किसी भी लॉस ऑफ ऑफिस में, और कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर और जो मैनेजर जिसको टर्मिनेट करा गया है, सेट असाइड करा गया, 5 साल तक क्या नहीं हो सकता, अपॉइंट नहीं कर सकता, एक्ट एज डायरेक्टर नहीं कर सकता फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन, प्रोवाइडेड, अगर ट्राइब्यूनल चाहे, ट्राइब्यूनल कोई लीव ग्रांट नहीं करेगा जब तक उसको राइटिंग में नहीं दिया जाएगा। नोटिस ऑफ इंटेंशन टू अप्लाई लीव हैव बीन सर्व्ड, क्या क्या, नोटिस ऑफ इंटेंशन कि भैया वो उस ट्राइब्यूनल लीव नहीं ग्रांट करेगा जब तक कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नोटिस नहीं देगा इंटेंशन टू अप्लाई लीव, भैया कि मैं लीव अप्लाई करना चाहता हूँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी इस मैटर में। तो इस केस में क्या हुआ भैया, जो टर्म्स थे उसके बीएपी वो टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है कंपनसेशन के लिए, और जो केयूएम ने उसने रिजीव करने के लिए बोला ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइम, वो नहीं कर सकता, ये भी गलत है, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड है, तो उससे पहले नहीं कर सकते। अगर ट्राइब्यूनल ने लीव दे दिया, आपने ट्राइब्यूनल लीव दे दिया, मतलब इसके आपने ट्राइब्यूनल से पूछ लिया, परमिशन ले ली कि बीएपी कैन बी अपॉइंटेड, बीएपी अगर, बट विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल की परमिशन से बीएपी अपॉइंट हो सकता है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड, ट्राइब्यूनल ग्रांट नहीं करेगा लीव, ट्राइब्यूनल ग्रांट नहीं करेगा, परमिशन नहीं देगा जब तक कि उसने नोटिस ना दिया हो इंटेंशन टू अप्लाई लीव has been served to central government and that the government has been given reasonable opportunity of being heard। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, दैट्स इट। अब हम करेंगे टेस्ट, थोड़ा एमसीक्यू देख लेता हूँ।